सरखेज रोजा वाले भी आपके इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए? जी हाँ। अब कॉरपोरेशन ने जो है वो इनके ऊपर पेनल्टी के साथ में टैक्स लगाया, तो वो टैक्स बिल माफ कराने के लिए ट्रिब्यूनल में आया। अब ट्रिब्यूनल का ये जुरिडिक्शन नहीं है, नाम अल्लाह की मिल्कत का यूज करने का है, लेकिन सालों से अपना पेट भर रहे, अपने परिवार का पेट भर रहे और बाहर इनकी मिल्कतें दूसरी बसा ली उन्होंने, करोड़ों रुपए की आमदनी खड़ी कर ली, लेकिन आज भी उस वक्त मिल्कत के ऊपर उनका हक दावा छोड़ना नहीं। अहमदाबाद के अंदर एक बड़ी संस्था है जिसके आज अगर हम किराए की, अगर हम प्राइवेट, अगर वही एरिया में प्राइम एरिया में दुकान लेने जाते हैं किराए पे, तो लाख रुपए से कम का कोई किराया नहीं है, लेकिन वहीं पे यही संस्था के लोग जो किराएदार है ये 10,000, 20,000, 15,000 के अंदर किराया देते हैं और वक्फ बोर्ड के ही वकील आपके ही वकील बनके, सरकारी वकील बनके आपके फेवर में केस करेंगे। आपको उसके वक्फ ट्रिब्यूनल से आपको जो दाद चाहिए वो सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन आपको इसके पहले वक्फ बोर्ड का रुख करना पड़ेगा। ये कुछ वकील तो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल है बिल्कुल ही, जिनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, ये कौम के नाम पे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। बड़ा शहर मस्जिद सभा के जो एडवोकेट साहब थे उनको 3-4 बार मौके दिए, लेकिन हर बार वो कहीं ना कहीं कन्नी काट जाते थे। फिर पता चला कि उन्होंने लंबी चौड़ी फी ले रखी थी। कुछ एडवोकेट तो ऐसे थे जिन्होंने मुतवल्लियों के पास से कोर्ट फी स्टैम्प भरने के फीस ले चुके थे वो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जमा नहीं करवाई। जब वक्फ ट्रिब्यूनल में जो भी ट्रस्ट के मुतवल्ली साहिबान जो थे वो मुकदमे दायर करते तो थे, लेकिन मुकदमों की जो कोर्ट फी स्टैम्प जो थी वो भरते नहीं थे। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। केंद्र की मोदी सरकार जब वक्फ संशोधन बिल लेकर आई उसके बाद से इस देश में लगातार चर्चा चल रही है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल क्या कुछ कर रहा है। बीते दिनों गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में अपनी सेवा दे चुके सूफी अनवर हुसैन शेख साहब हैं। इन्होंने अपना जो कार्यकाल है उसमें कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए थे। उसमें से एक फैसला ये था कि गुजरात में वक्फ के मुतवल्लियों को भी अगर सिविल मामले के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है तो उन्हें भी कोर्ट फीस जमा करानी पड़ेगी, लेकिन मुतवल्ली अभी तक कोर्ट फीस नहीं जमा कराते थे। इसको लेकर एक फैसला सुनाया था जिसके बाद कुछ मुतवल्लियों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने सूफी अनवर हुसैन शेख साहब के उस फैसले पर मंजूरी की मोहर लगा दी है कि अगर हाई कोर्ट आना है तो आपको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी। क्या कुछ मामला है, आइए सूफी साहब से ही जानते हैं। सूफी साहब, वो फैसला क्या था और इससे क्या व्यापक असर पड़ने वाले हैं? देखिए, जब गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई उस दौरान कुछ लोगों का मेरे खिलाफ में एक माहौल ऐसा बनाया गया था कि कुछ चीज़ें जो है मेरे खिलाफ है, और वो एक जो स्थापित लॉबी जो थी वो ये नहीं चाहती थी कि किसी तरह का किसी भी मेंबर को या जज को काम करने दिया जाए। तो जब मैं अपॉइंटमेंट हुई और मैं जब आया, मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो चीज़ें उसको सुधारना और उसको संवारना बहुत ज़रूरी था। उसमें से एक केस ये भी था कि गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में जो भी ट्रस्ट के मुतवल्ली साहिबान जो थे वो मुकदमे दायर करते तो थे, लेकिन मुकदमों की जो कोर्ट फी स्टैम्प जो थी वो भरते नहीं थे। तो इस दौरान में हमारे पास में एक बड़ा केस था बड़ौदा शहर मस्जिद सभा का, उसके साथ में दूसरा एक था विजापुर का था, और तीसरा एक केस था सिद्धपुर का, और चौथा एक केस था अहमदाबाद शहर सरखेज रोजा कमेटी का, जिन्होंने किराएदारों के सामने बकाया वसूल करने के लिए लाखों रुपए की रिकवरी के शूट फाइल कर रखे थे। लेकिन ये जो मुतवल्ली साहिबान जो थे जब कोर्ट में आए थे तो उस दौरान उन्होंने किसी तरह का कोर्ट फी स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने पे नहीं की थी। हमने सबसे पहले इनको एक नोटिस जारी किया कि आप लोगों की इतनी बकाया राशि जो है वो पेंडिंग है,
आपने जो सूट फाइल किया उसके मुताबिक आपको इतना स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। हमने उनको 711 जो सीपीसी के अनुसार जो होता है वो हमने उनको, वो होता है वाद को खारिज करने की नोटिस, हमने उनको पहले नोटिस दी और आप इतने टाइम में अगर ये वाद की जो स्टैम्प ड्यूटी फीस जो है वो जमा नहीं करते तो आपका वाद खारिज हो जाएगा, ऐसे हमने पहले उनको नोटिस जारी किया। उसके बाद सारे लोगों ने, मतलब करीब ऐसे 600 से 650 ट्रस्ट थे जो जिन लोगों के वाद को हमने इस तरह से नोटिस किया था। तो करीब करीब 70 से 75% लोग जो थे जिन्होंने इस नोटिस को स्वीकार करते हुए कोर्ट फी स्टैम्प जो थी वो जमा करवा दी थी लिमिट टाइम के अंदर। लेकिन जो लोग एक एजेंडा लेकर चलते थे मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, जिन्होंने हमेशा मुखर होकर अपनी आवाजें बुलंद की और हर बार अपनी मुंह की खाई, ऐसे लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे जजमेंट के ऊपर कोई भी तरह से ढंग से काम हो। तो उन लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के अंदर हमारे जजमेंट को चैलेंज किया कि ये कैसे हो सकता है। उनकी दलील ये थी कि जो कानून बना है उसमें किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कानून के अंदर अपने आप ये प्रोविजन है क्योंकि ये सिविल वाद है। ये सिविल वाद के अंदर सीपीसी के अनुसार आपको जो है वो कोर्ट में जब भी कोई वाद दाखिल करते हैं तो वाद को आपको पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कोर्ट फी की स्टैम्प जो है पे करनी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं करने का भी उनके पास एक सगुफा था कि हम तो इसके लिए अर्जी करते, लेकिन नहीं, कोर्ट ने नहीं माना, हमने नहीं माना इस चीज को कि इसको अर्जी नहीं कहते हैं, इसको वाद कहते हैं। और वाद जब आप दाखिल करते हो तो आपका पुराना बकाया के मुताबिक आपको जो भी है उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको उसका पे करना पड़ेगा। वो नहीं कि आखिरकार ये हाईकोर्ट का रुख करते हुए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी 55 से 57 पेज का बड़ा लंबा चौड़ा जजमेंट दिया है, जिसमें हमने जो इनकी जो मुकदमे खारिज किए थे उस खारिज किए गए मुकदमे को हमारे जजमेंट को सही ठहराया है और उन्हें कोर्ट फी स्टैम्प भरने का आदेश पारित किया है। अच्छा सुख साहब, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो क्या कुछ कहा? क्योंकि पहले हवाला ये दिया जाता था कि भाई वक्फ के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं या प्रावधान नहीं है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है और एक ही तरीके से सबके लिए काम किया जाएगा। कि जब कोर्ट का ये फैसला आने से पहले, जब हमारे पास में, जब मेरे मौजूदगी में जो केस पूरे गुजरात की सिविल कोर्ट में जब चल रहे थे, उन केसों को जब वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन हुआ उसके बाद से पूरे गुजरात की कोर्ट में एक ही ट्रिब्यूनल में आना शुरू हुए। तो हमने पाया कि जब सिविल कोर्ट के अंदर जब ये केस दायर थे तो उस केसों के अंदर बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी पे की गई थी। ऐसा नहीं था कि ये पहला था और आखिरी था और कुछ नया नहीं था। लेकिन चूंकि कुछ लोग अपना मनमाना इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि हम चला ऐसे ट्रिब्यूनल चलेगी, हम चला इसी तरह से कोर्ट चलेगी, हम चला इसी तरह से वक्फ बोर्ड चलेगा, ये कुछ लोग जो थे, एक सिंडिकेट थी, एक लॉबी थी, वो ये चाहती थी कि उनके मन माफिक तरीके से ट्रिब्यूनल चले। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई सुधार हो, किसी तरह की कोई ये। आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि कुछ एडवोकेट तो ऐसे थे जिन्होंने मुतवल्लियों के पास से कोर्ट फी स्टैम्प भरने के फीस ले चुके थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे जमा नहीं करवाई। जब उनको हमने नोटिस जब जारी की ट्रस्टीज को, तो कुछ ट्रस्टी तो मुझे पर्सनल मिलने के लिए आए कि साहब हमने तो वकील साहब को ये पैसा दे चुके हैं, ये आपके यहाँ नहीं हुआ। मतलब वो हमारा ये नहीं है, लुकआउट हमारा नहीं है। आप अपने वकील साहब को पूछिए कि उन्होंने क्या किया, जमा कराए नहीं कराए। तो ऐसा भी केसेस हमारे पास आए कि लोग हमारे पास मीडिएशन के लिए भी आए। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बड़ौदा शहर मस्जिद सभा का जो केस था, 100 से ज्यादा मुकदमे इनके थे। मैंने उनको 1 to 1 उनके जो मस्जिद सभा के एडवोकेट थे उनको भी बुलाए और जो किराएदार थे उनके भी एडवोकेटों को बुला के मैंने आउट ऑफ वे जाके मीडिएशन करवाया
कि ये आप बैठ के इसका सॉर्ट आउट कर लीजिए। देखिए दोनों लोग हमारे, आप भी हमारे हो, वो भी हमारे, हम किसी के बारे में किसी के मतलब बदगुमानी नहीं रखते। और बैठ के मेरी मौजूदगी में मैंने जो बड़ौदा शहर मस्जिद सभा के जो एडवोकेट साहब थे उनको 3-4 बार मौके दिए, लेकिन हर बार वो कहीं ना कहीं कन्नी काट जाते थे। फिर पता चला कि उन्होंने लंबी चौड़ी फी ले रखी थी। अच्छा वकील साहब, एक सवाल यहाँ पर सूफी साहब ये भी निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से वक्फ से जुड़े मुतवल्ली जो है महंगे वकील तो रख सकते हैं, लेकिन जब कोई फौजदारी का मामला होता है, सिविल का मामला होता है, तो कोर्ट फीस भरने से आनाकानी क्यों करते हैं? नहीं, ये एक बड़ी विपदा है, क्योंकि आज तक जो वकील जो इस मामले में जो काम करते हैं, ये कुछ वकील तो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल है बिल्कुल ही, जिनको वक़्फ़ से कोई लेना देना नहीं है। ये कौम के नाम पे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुकदमे लड़ने की तो वो पूरा फीस लेते हैं, उसमें कोई तरह की वो रियायत नहीं देते हैं। वक़्फ़ ट्रस्ट जो है वो फीस खर्चते हैं अपने ईगो के लिए। पूरे रास्ते दूसरे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन आज तक या तो उनको पता नहीं है या वो रास्ते को आजमाना नहीं चाहते हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखा है, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि जो भी वकील हमारे सामने पेश होते थे इस मुकदमे को लेकर, उनको ज़्यादातर वक़्फ़ के बारे में कोई नॉलेज होता नहीं था, और सिर्फ जो है वो आके खाना पूर्ति करते थे। लेकिन जब हमको कुछ ऐसी टेक्निकल बात हम जब पूछ लेते थे तब वो बगले झांकने लगते थे। तो ये होता था कि ये वकील साहिबान जो भी हम, मतलब आपके माध्यम से भी मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, आप मुकदमे तो करते हैं, वकीलों की फीस भी देते हैं, आप कोर्ट फीस टाइम भी देते हैं, लेकिन जब ट्रिब्यूनल के साथ में जब बात आती है, उसके समक्ष मुकदमे आते हैं, तो ट्रिब्यूनल के अंदर आपको एक पक्षकार के तौर पे कंपलसरी आपको वक्फ बोर्ड को भी जोड़ना पड़ता है। वक्फ बोर्ड को जब तक आप पार्टी के तौर पे नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपका वाद जो है वो वाद नहीं बनेगा, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वक्फ बोर्ड है, उसको इम्प्लीमेंट कराने वाली अथॉरिटी जो है ये है। तो मैं आपके माध्यम से एक सलाह सूचन भी करना चाहूँगा, मशवरा भी देना चाहूँगा कि भाई जो भी ट्रस्ट अभी जो चाहते हैं कि उनके मुकदमों के अंदर किराएदार जो है बरसों से किराया नहीं दे रहे, या खाली नहीं कर रहे, या परेशानियां खड़ी कर रहे, या उन्होंने किरायों ने दूसरे किराएदारों को जो दे रखी है और भाड़ा पट्टे पे दे रखी है, ऐसे मुकदमे जो है, ऐसे मुकदमों के लिए आपको बजाय डायरेक्टली वक्फ ट्रिब्यूनल में फाइल करने के, आपको वक्फ बोर्ड को ये बात को बतानी चाहिए, आपको लिखित में आपको रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेशन करके आपको ये कहना है कि भाई हमारे इतने सारे किराएदार हैं, और किराएदार पुराने किराएदार है, ये पुराना किराया दे रहे, नया किराया हम उनको नोटिस दे रहे हैं, लेकिन नया किराया वो दे नहीं पा रहे हैं, और हमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते। तो वक्फ बोर्ड जो है उनको नोटिस जारी करेगी, और वक्फ बोर्ड के जरिए ही आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना है। तो ये होगा कि वक्फ बोर्ड अगर केस के अंदर अगर ये फाइल करती है अपने तरीके से, तो आपको ये सारी जो वकीलों के जो आप जो नए वकील करते हो उनका वकील की फीस देते हो, या जो भी आप ये जो आप स्टैम्प ड्यूटी कोर्ट की जो भरते हो, ये इससे का आपसे कुछ छुटकारा मिल जाएगा। और वक्फ बोर्ड के ही वकील आपके ही वकील बनके, सरकारी वकील बनके आपके फेवर में केस करेंगे, और आपको जो भी रियायत चाहिए, जो भी आपको उसके वक्फ ट्रिब्यूनल से आपको जो दाद चाहिए, वो सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन आपको इसके पहले वक्फ बोर्ड का रुख करना पड़ेगा। आज तक हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड के पास कोई जाता नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो था वो पुराना बकाया अपना मांगता था। वक्फ जो ट्रस्ट जो थे वो वहां पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट करते थे, और काफी परेशानियां वक्फ बोर्ड के साथ में भी उनकी चल रही थी। इसलिए डायरेक्टली जो आते थे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास आते थे। तो इस मामले में इनकी जो हर बार जो वक्फ ट्रिब्यूनल का रुख करने से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई है। और आज भी अगर मान लीजिए कि किसी को ये दावा करना है, तो ये ना समझे कि हाँ भाई ये पैसा देना पड़ेगा, ये वकील फीस भी दो और ये स्टैम्प ड्यूटी भी भरो। ऐसा नहीं है। आपके पास एक तरीका है, जो पहले वक्फ बोर्ड के पास जाइए, वक्फ बोर्ड को जाके अपनी बात सुनाइए, अपनी जो भी बात है
वो करेंगे, वक्फ बोर्ड आपके तरफ से अपना वकील देगा आपको, और उस वकील के जरिए आप केस कीजिए, तो उसमें आपको वकील फीस भी नहीं लगेगी और किसी तरह का स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज जो देना है वो आपको नॉमिनल हो जाएगा। अच्छा सुब साहब, एक सवाल ये है, क्योंकि जब ये फैसला आया कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम जानबूझ के महंगे वकील नहीं रखते हैं, बल्कि सरकार कोर्ट में महंगे वकील हमारे सामने खड़ा करती है, इसलिए हमें मजबूरन महंगे वकील रखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक सरकार ने कोई वकील नहीं रखा। सरकार में जो वकील होते हैं वही वकील सरकारी वकील ही होते हैं। अभी तक वक्फ बोर्ड के वकील जो है वो भी हायर किए हुए वकील है, और वक्फ बोर्ड भी अपना वकील रखता है, लेकिन ट्रिब्यूनल के तौर से हम लोगों को ये अथॉरिटी नहीं थी कि हम लोग ट्रिब्यूनल का अपना वकील वहां पे रख सके। इसलिए हमारे जो भी जजमेंट जो जाते थे आगे हाई कोर्ट में जो चैलेंज होते थे, उस जजमेंटों के लिए गवर्नमेंट वकील ही आके खड़े रहते थे, और गवर्नमेंट के जो वकील है वही वकील जो है अभी वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वक्फ ट्रिब्यूनल के। तो ऐसा नहीं है कि कोई, ये तो अपनी लानत मलानत छुपाने के लिए, अपनी बातों को, अपनी जो कथनी और करनी को छुपाने के लिए ये जो है ये एक सगुफा छोड़ रखा है कि ये हमारे सामने ये लेकर आते। लेकिन आज तक जितने भी वकील जो वक्फ बोर्ड के, वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के सामने जो लोग पेश हुए हैं गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, आज तक ये चाहते थे कि वक्फ ट्रिब्यूनल हमारे तरह से चले, लेकिन हमने वो चीज को चलने नहीं दी। जो कानून है कानून की तरह चलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि ये जो अभी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कोर्ट फीस को लेकर, इससे किस तरीके से उम्मत को और वक्फ से जुड़े मामले को या वक्फ से जुड़े मुतवल्लियों को फायदा होगा? देखिए, फायदा और नुकसान एक अलग चीज है। आज तक ये देखा गया है कि मुतवल्ली साहिबान जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल में केस करते थे किरायों के, तो कई चीजों में ऐसा पाया गया, खास करके अहमदाबाद की एक दो बड़ी संस्था है, वो संस्था के अंदर लोगों ने अपने आरोप भी लगाए कि ये किराया सस्ता रखते हैं, कम किराया रखते हैं, लेकिन पीछे से जो है ये चंदा उगरा लेते हैं। रमजान महीने के अंदर आते हैं और ये जो है एक मुस्लिम भाई के नाम पे ये फाड़ते हैं और लाखों रुपए का कलेक्शन करते हैं, लेकिन कुछ हजार रुपए के चंदे की रिसीप्ट बना के हमसे दे देते हैं। और ये चंदा जो है ये चंदे के नाम पे कलेक्शन कर लेते हैं और करोड़ों रुपए का कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन कहीं पे रिकॉर्ड पे नहीं आता है। इसी तरह से हर जगह पे मैंने काफी, ये सूरत की भी कुछ चीजों में मैंने पाया था, दूसरे भी अलग अलग शहरों में, मतलब मैं नाम इसके लिए किसी का नहीं लूंगा कि मैं एक आम बात कर रहा हूँ, किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर अमूमन मैंने देखा अपने कार्यकाल में कि ये जो मुतवल्ली साहिबान जो थे ये छोटे लोगों को तो दबाते थे, लेकिन जो बड़े हाथे जो थे, बड़ी बड़ी, आज अहमदाबाद के अंदर एक बड़ी संस्था है जिसके आज अगर हम किराए की, अगर हम प्राइवेट, अगर वही एरिया में, प्राइम एरिया में दुकान लेने जाते हैं किराए पे, तो लाख रुपए से कम का कोई किराया नहीं है। लेकिन वहीं पे यही संस्था के लोग जो किराएदार है ये 10,000, 20,000, 15,000 के अंदर किराया देते और ऊपर से पैसा दे देते। ऐसा हम पे लोगों ने आक्षेप लगाया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तोहमत ये लगाई कि लाखों रुपए का कलेक्शन ये बारों बार उघरा लेते हैं। तो ये मामले भी जो है ऐसे मुतवल्लियों के है सामने है, मतलब मुतवल्ली जो है ये कोई दूध के धोए हुए नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो किराएदार जो बैठा है वो भी दूध का धोया नहीं है, उसको भी किराया जो दिया गया था उसको उस वक्त के मुताबिक वो सस्ता किराया था, उन लोगों को भी नया किराया बढ़ाया नहीं है। नाम अल्लाह की मिल्कत का यूज करने का है, लेकिन सालों से अपना पेट भर रहे, अपने परिवार का पेट भर रहे और बाहर इनकी मिल्कतें दूसरी बसा ली, उन्होंने करोड़ों रुपए की आमदनी खड़ी कर ली, लेकिन आज भी उस वक्फ मिल्कत के ऊपर उनका हक दावा छोड़ना नहीं है। बड़ौदा की यही मैं बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि बड़ौदा की मिल्कत जो है बड़ी बड़ी प्राइम और सब कॉमर्शियल थे और सब लोग रेडी थे देने के लिए, हर कोई तैयार था, नया किराया भी देने के लिए तैयार था, लेकिन मुतवल्लियों की हठधर्मी की वजह से ये पूरा केस जो है आज हाईकोर्ट गया और पूरे गुजरात के लोगों को इसका भुगतना पड़ रहा है। एक दो वकील ऐसे थे जो अपनी मनमानी करने चाहते थे, लेकिन वो मनमानी नहीं हुई, तो आज पूरी उम्मत को इसका जो भुगतान भुगतना पड़ रहा है, ये पूरी उम्मत को जा रहा है। अच्छा, सरखेज रोजा वाले भी आपके इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे? जी हाँ, सरखेज रोजा वालों का भी करोड़ों रुपए का बकाया निकलता था, उन्होंने भी किराए पे बड़े बड़े ये दे रखे थे, सेड दे रखे थे, सेड कॉमर्शियल सेड थे, वो सेड दे रखे थे और वो उसका किराया जो था वो बारों बार आ जाता था, लेकिन उनको किराया बढ़ाना था। एक तो ऐसा भी केस हुआ था कि हमारे वैसे मित्र है चेयरमैन साहब, लेकिन मेरिट के ऊपर जब केस आया तो उनका ये बात थी कि भाई एक आदमी ने कॉरपोरेशन को टैक्स पे नहीं किया था, उस आदमी ने जो है वो
किराया तो रखा उनका, लेकिन कॉरपोरेशन का लाखों रुपए का टैक्स था वो भी पे नहीं किया था, और वो किराएदार जो है किराया छोड़ के भाग गया। ये इनका शेड छोड़ के, जो कॉमर्शियल शेड बनाया था, जो गोडाउन बनाया था, गोडाउन छोड़ के भाग गया। अब कॉरपोरेशन ने जो है वो इनके ऊपर पेनल्टी के साथ में टैक्स लगाया, तो वो टैक्स बिल माफ कराने के लिए ट्रिब्यूनल में आए। अब ट्रिब्यूनल का ये ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि टैक्स बिल, आप पैसा तो ले रहे हो उनसे, और जब तक वो आदमी आपको छोड़ के भाग गया तो उससे रिकवरी के लिए वो हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं था, लेकिन वो लोग आए हमारे पास, तो हमने बताया भाई आपका इतना कोर्ट फी स्टैम्प तो पहले भरनी पड़ेगी, आप इतना बता रहे हो कि इतना करोड़ रुपए का उसका, मतलब उनका किराया भी नहीं दिया और कॉरपोरेशन का टैक्स भी उसमें नहीं भरा, और वो आदमी रातों रात खाली करके चला गया, और उसकी माफी के लिए, तो उसकी माफी के लिए ट्रिब्यूनल में आए। तो ये मतलब ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा था जिसके अंदर हम लोगों ने कहा भाई आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, ये ट्रिब्यूनल आपकी अथॉरिटी नहीं है। तो वो केस के अंदर हमने जो बकाया राशि के लिए बताया कि भाई आपको अगर भरना है तो ये करिए, या तो अन्यथा आपका वाद खारिज हो जाएगा। तो वो भी जो थे वो हमारे खिलाफ में ये कुछ 5-6 केसों के अंदर करीब करीब समझ लीजिए कि उनकी स्टैम्प ड्यूटी 15 से 17 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फी स्टैम्प की बकाया राशि बाकी थी। तो उनको भी ये था कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, कैसे भरेंगे, किस तरह से करेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो हमने बताया कि भाई ठीक है, आपको जो करना है आगे, हमने ऑर्डर पास कर दिया है, आपको जो करना है आगे का कर लीजिए। तो ये ऑर्डर भी जो था, अब वो मेरा ऑर्डर अपहेल्ड हुआ है, हाईकोर्ट ने जो भी था मेरे ऑर्डर को अपना मंजूरी की मोहर मारी है। तो ये है कि कुल मिला के ट्रस्टी और मुतवल्ली के बीच में हमने पहले भी ये कोशिश की कि बैठ के एक मीडिएटर के तौर पे एक मीडिएशन किया जाए, हमने मीडिएशन भी किया, लेकिन चूंकि लोग एक ऐसी ऐंठ में थे कि ये क्या है, तो मीडिएशन के तौर पे भी हमारे मीडिएशन भी लोगों ने फेल किए, और पीछे से उनको जब लोग तैयार हो भी जाते थे तो कुछ वकील साहबों को पीछे से कुछ प्रेशर आता था कि ये मीडिएशन फेल कर दो। ये भी मैंने देखा है। मतलब ये कि किसी तरह का हमको कोऑर्डिनेट नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना, पहले दिन से ही असहकार का एक माहौल बना के रखना, और ये हमारे साथ में हुआ था। तो क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग ट्रिब्यूनल को ढंग से चला सके। अभी ऐसे कई फैसले लिए हमने जो आने वाले दिनों के अंदर एक ऐतिहासिक मिसाल बनेंगे, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपना जमीर से ये कह रहा हूं कि मैंने जो भी काम किया उस दौरान में वो एक कौम की वफा और दिफा के लिए काम किया। जहां पे भी एक ऐसा लगता था कि यहाँ पे बॉर्डर खींचनी चाहिए तो मैंने वो बॉर्डर भी खींची, लेकिन जहां पे जो लोगों का तरीके से काम होना चाहिए सही ढंग से, तो वो पूरा एक स्ट्रीमलाइन करने का मैंने काम किया था।